हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आईएएस 456-2000 का जो अमेंडमेंट नंबर 5 है उसके प्रोविजंस को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे उनको कैसे चेंज किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने वो कंपेयर करके भी बताऊंगा, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और याद रहे आपको कि एक्चुअल में क्या चेंजेस किए गए हैं, जो आपको फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ध्यान रखना है, एज वेल एज फील्ड इंजीनियर्स जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लॉजेस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 5 है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जुलाई 2019 में अप्रूव किया था, मीन्स इफेक्टिव जुलाई 2019 से है। और ये आईएएस 456 का जो रिवीजन है ये 4th रिवीजन के तहत ये अमेंडमेंट नंबर 5 लाए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले इसमें जो बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कोड है उसका पेज नंबर 13 क्लॉज 5.1a को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एग्जिस्टिंग जो क्लॉज है उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या किया जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू आईएस 269। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में अपने डिस्कस कर रखा है आईएस 456 के एक्सप्लेनेशंस में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली 3 ग्रेड्स हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, जो कि अलग अलग आईएस कोड से गवर्न होते थे। आईएस 269 से 33 ग्रेड था, 43 ग्रेड हमारा आईएस 8112 से गवर्न था, एंड 53 ग्रेड जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की थी वो हमारी आईएस 12269 से गवर्न थी। लेकिन अब जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि इन 33 ग्रेड और 43 ग्रेड और 53 ग्रेड का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। अब सिंपली हमारी क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सिर्फ नाम से आएगी, कोई भी ग्रेड के नाम से आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए जो कोड हमारा है वो एक कोड है, दैट इज आईएस 269। ठीक है, तो इस 3 आइटम को डिलीट करके ये डाला गया कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ओपीसी रहेगी विच इज गवर्न बाई आईएस 269। उसके बाद हमारा जो आइटम बी और आइटम सी था वो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद क्लॉज 5.2 में इंसर्ट द फॉलोइंग आफ्टर टाइटल, जिसमें ऐड किया गया, ये टाइटल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो 5.2 आपको दिख रहा है मिनरल एडमिक्सचर्स, वो यहाँ पर हमारा टाइटल के नीचे ये इन्फॉर्मेशन ऐड की गई। क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की गई मिनरल एडमिक्सचर के नीचे, जो हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स लिस्टेड बिलो, जिसमें हमारा सिलिका फ्यूम है, मेटाक्लोइन है, फ्लाई ऐश है, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, दैट कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम उन्हें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। बस कंडीशन हमारे पास एक है कि हमें मिनरल एडमिक्सचर्स के साथ जो सीमेंट की ब्लेंडिंग है वो यूनिफॉर्म इंश्योर करनी है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 5.2 को कहता है कि सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग क्लॉज। तो हमारा क्लॉज 5.2.1 क्या है, दिस वाज रिगार्डिंग दी पोजोलोनास। तो इसको रिप्लेस करके सिर्फ अब ये लिखा गया कि हमारा पोजोलोनिक मटेरियल्स एज गिवन बिलो में बी यूज्ड, जिसमें आपको लाइन नंबर 3 जो मैंने मार्क की है यहाँ पर, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग विद सीमेंट इज इंश्योर्ड, ये डिलीट करी गई बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मिनरल एडमिक्सचर्स में जो आपने इंसर्ट किया वहाँ पे लाइन में आपने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया कि ये मिनरल एडमिक्सचर्स जो है उनकी जो यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग है वो सभी एडमिक्सचर्स के साथ आपको इंश्योर करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लॉज 5.2.12 है, उसको डिलीट किया गया और साथ ही साथ प्रोवाइड यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग विद द सीमेंट इज इंश्योर्ड, बिकॉज ये बार बार लाइन रिपीट हो रही थी इसलिए डिलीट किया गया। जो 5.2.14 है ये देख लेते हैं। 5.2.14 अगर आप देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग दी मेटाक्वालाइन। ये हमारा मिनरल एडमिक्सचर है एंड इट इज यूज्ड एज अ पोजोलोनिक मटेरियल, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसको रिप्लेस करके इन्होंने ये कहा कि आपको सिर्फ इतना लिखना है इसमें, मेटाक्वालिन कन्फर्मिंग टू आईएस 1635 कोड आपको ध्यान रखना है। मेटाक्लोइन जो पोजोलोनिक मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशंस हमारी आईएस 1635 से गवर्न है और इसे भी हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तरह यूज कर सकते हैं। तो जो ये लाइन थी जो मैंने येलो कर रखी है इसको कोड ने डिलीट कर दिया, इसकी जगह सिंपली
ये लाइन डाल दी जिसमें जो इसके स्पेसिफिकेशंस थे वो हमारे IS 16354 से गवर्न कर दिए। ठीक है, पहले यहाँ पर कोड नहीं मेंशन था। ठीक है, और ये स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर इसकी फाइननेस वगैरह दी थी इसको हटा दिया यहाँ से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडमिक्सचर जो है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, उसको इन्होंने कहा कि इसको रिप्लेस करिए आप एज कंफर्मिंग टू IS 1674 में बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने हटा दिया और आप देख रहे हैं कि पहले हमारे स्पेसिफिकेशन गवर्न करते थे 12089 से और अब गवर्न कर दिया हमारे IS 16714 से। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो स्पेसिफिकेशन हमारे ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट से कवर्ड है वो हमारा IS 16714 से गवर्नड है, जो भी रिसेंट प्रोविजंस है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एग्रीगेट्स के ऊपर यहाँ पे हमारे कुछ प्रिकॉशंस ऐड किए कि जो जब हम मिनरल एडमिक्सचर्स बेसिकली यूज़ करेंगे तो हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो पहला जो प्रिकॉशंस है ये बेसिकली क्लॉज नंबर 5.23 नया इंसर्ट किया है हमारे एग्जिस्टिंग कोड में। पहला हमारा प्रोविज़न ये है कि अगर कंक्रीट में हम मिनरल एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी जो सेटिंग टाइम है, जिस रेट से हमारी स्ट्रेंथ गेन कर रही थी, वो हमारी डिफरेंट होगी अगर हम वही कंक्रीट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से सिर्फ बना रहे होते। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अपने अकाउंट करनी है इन डिसाइडिंग डीशटरिंग टाइम मीन्स स्ट्रिपिंग टाइम, बेसिकली रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क इन स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन, इनिशियल टाइम ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड एंड अर्ली एज लोडिंग। ये सारी चीज़ों में हमें ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है कि हमने जो कंक्रीट प्रिपेयर की है उसमें वेदर मिनरल एडमिक्सचर्स हमने OPC के साथ यूज़ किए हैं या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ कंपेटिबिलिटी ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स एंड सीमेंटिशियस मटेरियल शुड बी इंश्योर्ड बाय ट्रायल्स। उनकी कंपेटिबिलिटी ऐसा तो नहीं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी एडवर्स हो जा रही हैं, जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ये ट्रायल मिक्सेस साइट पे करनी है जो भी हमारी मिक्स डिज़ाइन होकर आई है लेबोरेटरी से। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज ऐड किया गया जो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं मिनरल एडमिक्सचर के साथ तो चांसेस हैं कि हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी क्रैकिंग बढ़ेगी, बिकॉज हमारी जो ब्लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं कि अगर हम कंक्रीट की ड्राइंग प्रिवेंट कर पाएँ ड्यूरिंग एंड आफ्टर फिनिशिंग करते समय। उसके बाद हमारा थर्ड क्लॉज जो ऐड किया इन्होंने प्रिकॉशंस के तौर पे, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट सच एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्रीप और श्रिंकेज, ये हमारी इफेक्ट नहीं होंगी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मिनरल एडमिक्सचर्स। ठीक है, फॉर डिजाइन पर्पस इट विल बी सफिशिएंटली एक्यूरेट टू अडॉप्ट सेम वैल्यूज दोज यूज्ड फॉर कंक्रीट विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अलोन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्रीप है, श्रिंकेज है, वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होंगी। इसलिए जो OPC के केस में जो आप ले रहे थे डिजाइनिंग में, आपको सेम पैरामीटर्स के साथ डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट आइटम है, मिक्सेस दैट कंटेन वेरी फाइन मिनरल एडमिक्सचर्स सच एज सिलिका फ्यूम कैन बी स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू फिनिश। ठीक है, और जो कंक्रीट हम ब्लेंडेड सीमेंट के साथ बना रहे हैं, ब्लेंडेड सीमेंट हमारी बेसिकली हो गई पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, वो भी हमारे स्पेसिफिकेशन जो हमने ऊपर अभी स्पेसिफिकेशन 4 आइटम डिस्कस किए उनसे गवर्नड होंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये हमारे नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं प्रिकॉशंस के तौर पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है कि जो पेज 14 है क्लॉज 5.3 लाइन नंबर 1 में एग्रीगेट के बाद हमें इंसर्ट किया गया कि डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एज वेल एज अदर देन नेचुरल सोर्सेज। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट ग्रीन वर्ड है इसके बाद हमारा ये ऐड किया कि एग्रीगेट्स कैन बी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकते हैं और हमारे नॉन नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्रश्ड हमारी क्वेरीज जो आप प्रेशर प्लांट वगैरह लगाते हैं, अब वहाँ से भी हमारे जो एग्रीगेट्स निकल रहे हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट IS 383 की कॉम्प्लाई करनी चाहिए फॉर यूसेज इन कंक्रीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कि क्लॉज 8.1 में पैरा 3 में फर्स्ट सेंटेंस के बाद इन्होंने लाइन ऐड की कि मेंटेनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेन्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो 8.1.1 जो क्लॉज है ये हमारा बेसिकली है क्या, दिस वॉज रिगार्डिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा 8.1 ये हो गया
और 8.3 हमारा जो थर्ड पैरा है वो ये है। यहाँ पर इन्होंने ऐड किया कि जो मेंटेनेंस है कंक्रीट की स्ट्रक्चर की वो हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस को भी इन्होंने सस्टेन ड्यूरेबिलिटी पर डिपेंड करवा दिया, ठीक है, कि हम स्ट्रक्चर को ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो पैरामीटर्स भी हमारे अफेक्ट करेंगे। उसके बाद पेज 19 में टेबल 4 का जो नोट 4 है उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। क्या रिप्लेस किया बेसिकली वो देख लेते हैं। टेबल 19 जो है दैट वाज रिगार्डिंग दी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड में था। अब देखेंगे आप बेसिकली ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, कॉलम 6 है और कॉलम 7 है। कॉलम 7 में हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, ठीक है। तो नोट 4 में जो पड़ा हुआ था आइटम द सीमेंट कंटेन्स गिवन इन कॉलम 6, इसको इन्होंने कहा 7 है, जो कि गलत लिखा था, पहले 6 लिखा था, बेसिकली ये 7th कॉलम है। तो जो मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यूज हैं डिफरेंट क्लास ऑफ सल्फेट कंडीशंस के लिए, उसमें हमें मिनिमम वैल्यूज ये रिकमेंड करनी है। सपोज क्लास 5 के लिए हमें 400 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट यूज करनी है कंक्रीट में। तो फॉर सल्फेट कंटेंट्स नियर द अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, अगर अपर लिमिट में हमारा सपोज जो इसके ऊपर वाली क्लास है अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 2 तक है। तो अगर 2 के पास है तो हम प्रेफर करेंगे कि इसकी नेक्स्ट हायर क्लास के करस्पॉन्डिंग जो सीमेंट कंटेंट हम वो यूज़ करें। तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की हुई थी। अब इन्होंने सिर्फ सिंपली क्या किया, उसी लैंग्वेज को एलोबरेट किया और लास्ट में लिख दिया कि जो सल्फेट कंटेंट है SO3 वो हमारा रिलेशन क्या यूज़ करना है। अगर हमारा SO4 फॉर्म में है, अगर SO3 फॉर्म में है तो यहाँ पे जो टेबल में कैलकुलेशन दी हुई है ये आपके SO3 फॉर्म के कंसंट्रेशन में ही दी है। अगर हमारा साइड पे SO4 के टर्म्स में हमारा सल्फेट आ रहा है तो आपको जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है वो हमारा 0.833 है। यानी आप जो भी सल्फेट SO4 के टर्म्स में आ रहा कंसंट्रेशन उसको 0.833 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सल्फेट कंटेंट SO3 के फॉर्म में आएगा और तब आप इस टेबल को यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी कोड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज जो है 8.2.54 पेज 20 में उन्होंने एग्जिस्टिंग क्लॉज को चेंज किया रिगार्डिंग यूज ऑफ लो एल्कली पोर्टलैंड सीमेंट, जहाँ पे टोटल जो एल्कली कंटेंट था वो हमारा 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले कोड में सिर्फ ये लैंग्वेज लिखी हुई थी यहाँ तक। इन्होंने ऐड क्या किया कि जो सोडियम ऑक्साइड एल्कली का फॉर्म है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो Na2O प्लस 0.658 K2O, बाकी और कोई चेंज नहीं किया। और बाकी इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट इस पैरा में क्या चेंज किए इन्होंने, ये पार्ट 1 जो हमारा फ्लाई ऐश के लिए कोड है 3812 उसमें पार्ट 1 मिसिंग था वो ऐड किया। और जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए हमारा जो IS कोड था वो पुराने कोड में गलत दिया हुआ था। दूसरा कोड जो है हमारा जिसको फॉलो करना है दैट इज़ 16714। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एग्जिस्टिंग कोड को भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 3812 पार्ट 1 मिसिंग था। और बेसिकली आपको पता है फ्लाई ऐश हमारी ग्रेड 1 की ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए कोड था उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और ध्यान ये रखना है कि जो फ्लाई ऐश कंटेंट है वो हमारा 25% से ज़्यादा ना हो, और स्लैग कंटेंट अगर ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है तो वहाँ पर स्लैग कंटेंट हमारा 50% से ना ज़्यादा हो, टू प्रिवेंट एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। बिकॉज जो भी हम ये चीज़ें बात कर रहे हैं वो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बता रहे हैं कि जब आप फ्लाई ऐश सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 25% से ज़्यादा फ्लाई ऐश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड फ्लाई ऐश सीमेंट इज लेस देन 20%, तो इसको इन्होंने 25% कर दिया और स्लैग कंटेंट को 50 का 50 ही रखा। तो ठीक है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। इन्होंने उसके बाद 11.3.1 लाइन नंबर 4 को डिलीट कर दिया। लाइन नंबर 4 में इन्होंने क्या डिलीट किया, यहाँ पर जो आपका स्ट्रिपिंग टाइम दिया हुआ था, बेसिकली ये स्ट्रिपिंग टाइम का एग्जिस्टिंग क्लॉज था जिसमें लिखा था कि in normal circumstances where ambient temperature does not fall below 15 degrees Celsius and where ordinary Portland cement is used and adequate curing is done, तो इसको इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। और स्ट्रिपिंग टाइम हमारा की जो टेबल है उसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज ये किया कि पहले जो हमारी स्पेसिफिकेशंस थी इसमें सिंपली OPC के लिए दिया हुआ था स्ट्राइकिंग टाइम फॉर्मवर्क के लिए। अभी यहाँ पर इन्होंने कंक्रीट जो अदर देन OPC यानी एडमिक्सचर्स अगर हमारी
यूज़ कर रहे हैं हम सीमेंट में कंक्रीट प्रिपरेशन के दौरान, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्राइकिंग टाइम चेंज कर दिया। तो इसके लिए मैंने मेमोरी बेस्ड टॉपिक में एक अलग कोड बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप रेफर कर लेंगे, आप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर बचा हुआ क्लॉज इसमें जो अमेंडमेंट 5 में थे उनको कवर कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।